नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 19 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ एक नोटबुक रजिस्टर लेके बैठिए और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टेस्ट में बताए जा रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का समय मैं आप लोगों का लूँगी और आप लोगों को बताना चाहूँगी 2 कोर्सेज़ के बारे में। पहला जो हमारा कोर्स है वो फाउंडेशन कोर्स है जो कि हम लोग लेकर आए हैं 2025 यूपीपीसीएस बैच के लिए। यहाँ पर इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स की जब मैं बात आपसे कर रही हूँ तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर भी कवर किया जाएगा और मेंस की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर, हिंदी और साथ ही साथ एसए पेपर भी यहाँ पर आपका कवर कराया जाएगा और किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स लिखने हैं ये भी बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। डिकोड एग्जाम एक दूसरा कोर्स जो लेकर आया है आप लोगों के लिए वो है क्रैश कोर्स, जो कि किसके लिए लेके आया गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए। यहाँ पर जो जीएस पेपर हैं आपके, जो जीएस सिलेबस हैं उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है और प्रॉपर टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि किस दिन किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज का टॉपिक है नीति आयोग, तो नीति आयोग से 5 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जिसके कि आंसर्स आपको हमें लिखकर सेंड करना होगा। उसमें 2 प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर वाले होंगे और 3 जो प्रश्न होंगे वो शॉर्ट टाइप आंसर वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों किस्म के प्रश्नों का उत्तर लिखकर हमें सेंड करेंगे। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। साथ ही साथ 5 प्रश्न ऐसे होंगे उसी सेम टॉपिक से जिसके के मॉडल आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। तो जो डाउट स्टूडेंट्स को होता था कि मैम कोर्स तो कंप्लीट हो गया है लेकिन आंसर लिखने नहीं आया है, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस को कवर करेंगे तो आपके दिमाग में प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा कि हमें अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखना है और आपके आंसर्स को इवैल्यूएट भी कराया जाएगा, तो उससे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं जब आपको अपनी कमियां पता होंगी। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्लास, कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जो कि रामसर साइट से आपके परीक्षा में बनते हैं। जैसे रामसर साइट किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है, ये आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा। हम मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है, वो भी रामसर साइट से रिलेटेड है। रामसर साइट में अगर हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं तो एक वेटलैंड से और प्रश्न बनता है, वो ये है कि वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो अब इसी टॉपिक से हम कुछ प्रश्न देखते हैं जिसका कि लेवल जो थोड़ा है वो अच्छा है। अगर आपके परीक्षा में रामसर साइट से कोई नया प्रश्न पूछने का कोशिश किया जाएगा तो इस तरीके से वो प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में और रामसर साइट में, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत होती है जब उनसे पूछो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड और रामसर साइट में क्या डिफरेंस है। तो पहले प्रश्न देख लो और आराम से उत्तर देने का प्रयास करना। वीडियो को पॉज करने का मन करे तो आप पॉज भी कर सकते हैं, पहले पढ़ो खूब अच्छे से इसको। पहला प्रश्न है, आराम से लगाइएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है क्लास, तो जिस माध्यम से भी आप हैं उस माध्यम में अपने प्रश्न को पढ़िए। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कितने कथन आपके सही हैं, तो आपको बताना है इन 3 में से कौन कौन से कथन आपके सही हैं। सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए। चलिए, अगर आपको और टाइम की ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए
रामसर सूची में किसी आर्द्र भूमि को शामिल करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि सरकार इसके पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो जब भी कोई वेटलैंड, कोई भी आर्द्र भूमि रामसर साइट में इंक्लूड की जाती है तो वो क्या इंडिकेट करती है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो रामसर साइट है, ठीक है, जो भी वो वेटलैंड है जिसको कि रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, हम उसको कंजर्व करेंगे। गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेंगे कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है, उस पूरे साइट को कंजर्व किया जा सके। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या दिया है, सरकार इसके पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बिल्कुल सही है। जब भी किसी वेटलैंड को रामसर साइट में इंक्लूड किया जाता है तो उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होता है कि सरकार इसके पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रामसर साइट शामिल हैं जो केवल प्राकृतिक कारणों से खतरे में हैं। तो देखिए, जब भी हम मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्लास, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रामसर साइट के बारे में तो पता रहता है लेकिन उनको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता होता है। तो जो भी रामसर साइट की लिस्ट है ना, उसी लिस्ट में से कुछ वेटलैंड को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा जाता है। और किस बेसिस पे रखा जाता है, क्वेश्चन ये बनता है ना। जैसे मैंने आपसे कहा, भारत में अभी 80 रामसर साइट्स हैं, तो इसी में से 2 रामसर साइट्स जो हैं वो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में हैं। तो आपके मन में आना चाहिए कि मैम किस बेसिस पे इन 2 रामसर साइट्स को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रामसर साइट जो है वो रिस्क में है, खतरे पे है, ठीक है, खतरे में है, क्यों? ड्यू टू नेचुरल रीजंस, हो सकता है कोई प्राकृतिक कारण हो, और साथ ही साथ मानव गतिविधियों के कारण भी। ये याद रखिएगा, रिस्क पे कोई भी आर्द्र भूमि है, खतरे में कोई भी आर्द्र भूमि है, उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा जाता है जब वो खतरे में होती है। क्यों? प्राकृतिक कारणों के वजह से, साथ ही साथ मानव गतिविधियों के कारण भी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसमें लिखा है केवल, इसमें क्या लिखा है? ओनली। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर वो रामसर साइट रिस्क में है, खतरे में है, किन कारणों से? हो सकता है उसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण हो, या फिर हो सकता है मानव गतिविधियों के कारण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि ओनली नहीं होगा, केवल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो 2 साइट्स हैं जिनको कि रामसर साइट्स को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा गया है, तो ये आपके रिस्क पे है, ठीक है, रिस्क पे है, इसलिए इनको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड पे रखा गया। इस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील और लोकटक झील भारतीय स्थल है जिन्हें वर्तमान में मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील और लोकटक झील, ये तीनों भारतीय स्थल जो थे वो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में थे, ठीक है। जितनी भी 80 या समथिंग रामसर साइट्स हैं, उसमें से 3 रामसर साइट्स जो थी वो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखी थी, लेकिन बाद में कुछ समय बाद चिल्का लेक को हटा दिया गया। अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो भारत में खाली 2 जो रामसर साइट्स हैं वो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। उसमें से पहला जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और दूसरा जो है वो लोकटक झील, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मणिपुर में है। ये दोनों ही अब किसमें है? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, उसको अब मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है क्लास, इतनी चीज क्लियर हुई ना? बस ये याद रखिएगा, रामसर साइट की जो लिस्ट है उसमें कई रामसर साइट्स रहते हैं, उसमें कई वेटलैंड्स रहते हैं, ठीक है। उसी में से कुछ वेटलैंड जो कि बहुत खतरे में हैं, किन कारणों की वजह से? प्राकृतिक कारण की वजह से या फिर मानव गतिविधियों की वजह से, उनको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। और भारत में एट प्रेजेंट खाली 2 जो वेटलैंड्स हैं वो आपके मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। पहला मैंने आपको बता दिया केवलादेव, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, लोकेशन भी। और दूसरा लोकटक झील जो कि कहाँ पर है? मैनपुरी में है। चलो
देखिए यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रामसर साइट शामिल है जो प्राकृतिक और मानव जाति कारणों से खतरे में है। ठीक है, मानव जाति कारण भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर देख लीजिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, ठीक है, वो भी आपका मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। अगर हम चिल्का झील की बात करें तो 1993 में चिल्का झील को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल तो किया गया था, लेकिन 2002 में इसे मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो भारत में अभी प्रेजेंट में खाली 2 साइट्स ऐसी हैं जो कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए रामसर, ठीक है, रामसर जो कि जो ईरान में है, वहां पर 1971 में बैठक हुई थी और उसी के नाम पर रामसर साइट नाम दिया गया। ठीक है, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। ये ईयर याद रखिएगा 1971, हो सकता है परीक्षा में कभी पूछ ले। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं? क्लास अपने पेपर में अपीयर होने के पहले, ठीक है, आप करंट में जाकर रामसर साइट्स को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। अभी जब पीसीएस का पेपर हुआ था उसके पहले तमिलनाडु में कुछ रामसर साइट्स जुड़ी थी ना, तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थी, लेकिन शायद प्रश्न बना नहीं था। लेकिन आप लोग जब भी पेपर में अपीयर होइएगा तो रिसेंट में अगर कोई भी आर्द्रभूमि करंट में रामसर साइट के लिस्ट में ऐड हुई है तो उसको पेपर के पहले देख के जाइएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में इतने जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमि जो हैं, वो रामसर साइट्स में है, जैसे बखीरा सेंचुरी, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा। ठीक है, ये आपके आरओ में पूछा गया था कि जो पार्वती अर्गा है वो गोंडा में है और वो रामसर साइट में भी इंक्लूडेड है। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और शायद दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, अगर यही दोनों स्टेटमेंट दिए गए थे तो। मुझे बहुत ढंग से याद नहीं है, लेकिन आरओ में पूछा गया प्रश्न था। जो पार्वती अर्गा है वो गोंडा में लोकेटेड है, जो कि बिल्कुल सही है, और ये रामसर साइट में भी है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर, सांडी, सारसई, सुरसरोहर और अपर गंगा, ये याद रखिएगा। इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताया है ना, तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा इन 10 रामसर साइट को, और ये कहाँ कहाँ पर है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखें क्लास। चलो यहीं से चेंज करना पड़ेगा। हाँ, दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा साइड में होती हूँ। बड़ा प्रश्न है, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहां पर इस प्रश्न में जो चीज पूछी गई है वो ज्यादातर करंट में रहती है। वन रोपण की यह विधि थोड़े समय में घने और जैव विविधता वाले वन उत्पन्न कर सकती है। इस विधि का जोर स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थितियों का सामना कर सकने वाली स्वदेशी वनस्पतियों को लगाने पर है। इस दृष्टिकोण में वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने और भूजल स्तर को रिचार्ज करने की क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन ऊपर वर्णित वन रोपण विधि को दर्शाता है? तो बताइए। यहाँ पर एक एफॉरेस्टेशन मेथड की बात की गई है, वन रोपण की बात की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जहाँ पर हम कम समय में पूरे फॉरेस्ट को लगा सकते हैं। फॉरेस्ट डेवलप होने में समय लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या है, जो टाइम लगता है फॉरेस्ट में, एफॉरेस्टेशन में, उस टाइम को कम कर दिया गया है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री या फिर डायरेक्ट सीडिंग। ध्यान दीजिएगा क्लास, उसको हम क्या कहते हैं, मैं थोड़ा साइड में ही हो जाती हूँ। हाँ, एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं, या फिर डायरेक्ट सीडिंग कहते हैं, या फिर नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं, या फिर मियावाकी प्लांटेशन कहते हैं। तो अब न्यूज़ में ये बहुत रहता है, ये याद रखिएगा, ये मियावाकी प्लांटेशन हम इसको कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं मियावाकी प्लांटेशन के बारे में आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मेंस में अगर आपको आंसर लिखना है तो वहाँ पर आप एफॉरेस्टेशन मेथड में मियावाकी टेक्निक के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी मियावाकी टेक्निक है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड को जर्मिनेट करते हैं नर्सरी में। मतलब हम जब नर्सरी में क्या कर रहे हैं, सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं,
मतलब जब उनके अंकुरित कर रहे हैं, और तब अंकुरित होने के बाद छोटी छोटी उसमें लीव्स लग जाती हैं। तो नर्सरी में हम उसको क्यों रख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर जो भी कंडीशन, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की या फिर वाटर की क्वांटिटी की, उनको वो प्रॉपर कंडीशन दी जा सके। अब आपको पता है ना, कोई ऐसा बीज है जिसको कम पानी की रिक्वायरमेंट है या फिर गर्म की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कुछ ऐसा सीड हो जिसको कि ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट इस नर्सरी में फुलफिल करके क्या किया जाता है, सीड को जर्मिनेट कराया जाता है, और जब तक उसमें 2-3 लीव्स नहीं निकल जाती हैं तब तक वो जो सीड है वो वहीं पर रहता है। एक बार जब वो उसमें जर्मिनेशन हो जाता है और 2-3 लीव्स निकल जाती है तो फिर क्या किया जाता है, उनको नेट में, इस तरीके से ये नेट है, ठीक है, उनको नेट में रखा जाता है जब तक कि वो प्रॉपर प्लांट में ना डेवलप हो जाए। इससे उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, बहुत तेज धूप नहीं मिलती है, हल्की फुल्की धूप मिलती है ताकि उनकी ग्रोथ भी होती रहे, ठीक है। और जब ये प्रॉपर मतलब थोड़ा आपके और डेवलप कर जाते हैं तो फिर इन्हें क्या किया जाता है, प्लांट जहाँ से इन बीजों को लाया गया था वहीं पे ले जाके इनको प्लांट कर दिया जाता है। अब आप सोचो, यहाँ पर भी एफॉरेस्टेशन हो रहा है। अगर हम किसी जंगल की बात करें, ऐसे सोचो, जंगल की बात करें तो कोई पेड़ है, तो पेड़ है तो वहाँ पर उसके बीज गिरेंगे, फल के बीज गिरेंगे, और आपको पता है बीज गिरेंगे तो समय के साथ वहाँ पर एक और पेड़ आपका उग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एफॉरेस्टेशन तो खुद भी होता रहता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई जंगल है, वहाँ पर बीज गिरेगा, जब उसको पानी मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो वहाँ पर फिर धीमे धीमे करके एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है, धीमा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, सीड को उस जंगल से लाकर उसको प्रॉपरली जर्मिनेट करा रहे हैं, अंकुरित करा रहे हैं, और फिर जब वो एक प्लांट में आपके कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब जब वो थोड़ा स्टेबल हो जा रहा है, तब ले जाकर हम उसको वहीं पर क्या कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। तो इससे जो पूरा प्रोसेस था, जो सबसे क्रूशियल प्रोसेस था, जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा देख रेख उसकी उसी समय करनी पड़ती है ना। अब वो जब धीमे धीमे बड़ा होने लगता है तो वो खुद भी अपनी देख रेख कर सकता है। अब उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो खतरा नहीं लेगा। इसी तरीके से जब सीड जर्मिनेट करती है तो सबसे ज़्यादा देख रेख उसी समय में उसकी आवश्यकता होती है, देख रेख की, ठीक है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, प्लांट में कन्वर्ट होता है, अब वो थोड़ा सा क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव करे। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो उसको ले जाके उसी जंगल में या कहीं पर भी लगा दिया जाता है, तो इसके सर्वाइवल की चांसेस बढ़ जाती है और कम समय में पूरा एफॉरेस्टेशन वाला प्रोसेस, वनीकरण वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी को मियावाकी टेक्निक कहते हैं, जो कि एक जापानीज टेक्निक है। इसको डिस्कवर किया था मियावाकी ने और उन्हीं के नाम पर इसे मियावाकी टेक्निक कहा गया। याद रखिएगा बस, मियावाकी टेक्निक जो है वो एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के बाहर भारतीय जैविक संसाधनों को बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का विरोध करने के लिए उपाय करता है, और अधिनियम के अनुसार जैविक संसाधनों में पौधे और जानवरों की आनुवंशिक सामग्री, मानव आनुवंशिक सामग्री और उनके उत्पाद शामिल हैं। तो बताइए, यहाँ पर आपसे बात किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट, ठीक है, बीडीए में जो अमेंडमेंट किया गया है 2023 में। ध्यान दीजिएगा क्लास, मैं इसको, आप हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से, मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ूंगी क्योंकि दोनों माध्यम में पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या दिया गया है, जो नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथॉरिटी है, ये मेजर्स लेती है टू अपोज द ग्रांट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आउटसाइड द इंडिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की, तो भारत के बाहर, ठीक है, जो भारतीय जैविक संसाधनों को बौद्धिक संपदा अधिकार देने जाने का ये विरोध करती है, ये बिल्कुल सही है। जो भी भारत के बाहर हैं, ठीक है, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने का ये विरोध करती है।
दूसरा देखिए, एज पर द एक्ट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल एंड देयर बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा छोटी सी मिस्टेक की गई है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न मैं इसलिए आपसे सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि आपके सोचने की क्षमता भी बढ़े। लेंदी प्रश्न देख के स्टूडेंट्स घबरा जा रहे हैं आज कल, ठीक है। अगर पीसीएस में आप अपीयर हुए और आपने देखा प्रश्न बहुत लेंदी था तो आप पहले ही हार मान लिए, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तो हम जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 की बात कर रहे हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, आपका जनरल है। क्यों? क्योंकि हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात की है, हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे भारत के अंदर जो भी रिसर्चर्स हो रहे हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिले, ठीक है, ना कि भारत के बाहर वाले। हम तो यही चाहेंगे ना। तो पहला बहुत जनरल स्टेटमेंट है। दूसरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैविक संसाधन क्या दिया गया है, अधिनियम के अनुसार जैविक संसाधनों में पौधे और जानवर की आनुवांशिक सामग्री, ठीक है, होगी। ठीक है, हम बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडेड होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पूरे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना। कोई दिक्कत, हम लोग फ्लोरा और फाना दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मानव आनुवांशिक सामग्री, हम ह्यूमंस की क्यों बात करेंगे? और यही आपका गलत है। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल्स की यहाँ पर बात हो रही नहीं। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल्स की बात बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट की बात होती है, एनिमल्स की बात होती है, इनके बाय प्रोडक्ट्स की बात होती है, ना कि ह्यूमंस के जेनेटिक मॉडिफिकेशन या ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ होती है। ये आपका गलत है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बताओ, ये एक ऐसा टॉपिक्स था जिसमें मैं कह सकती हूँ आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन छोटा सा बस एरर ढूंढना था आपको। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ये प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते थे। इसमें बोला गया है कि कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं, तो केवल एक सही है, ए सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार जैविक संसाधनों में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनकी आनुवांशिक सामग्री के हिस्से आपके शामिल होते हैं, ठीक है, जिनका मानवता के लिए वास्तविक या संभावित उपयोग होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं इन जो भी प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है, इनसे बने हुए कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं या रिसर्च जो भी की जा रही है उसका कहीं ना कहीं फायदा हमें होगा, लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स पर रिसर्च नहीं की जाती है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। लेकिन उनके मानव आनुवांशिक सामग्री शामिल नहीं होते हैं, इसी वजह से कथन 2 जो था वो गलत था। अब देखिए, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा। अब इस प्रश्न को देखो, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। आप लोग कहते हैं ना मैम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करिए, तो अब ये ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न देखो, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में होती हूँ। क्या दिया गया है? भूपरपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ। इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। दूसरा दिया है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच रैपिडी असंबद्धता पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट की तुलना में निचली क्रस्ट में पी तरंग की गति ज़्यादा होती है। और आखिरी आपको दिया गया ऊपरी क्रस्ट में निचली क्रस्ट की अपेक्षा घनत्व कम होता है। तो बताओ सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? बताओ। लेयर ऑफ अर्थ की हम बात करते हैं ना, जो क्रस्ट है, जो आउटर क्रस्ट है, उसी पे तो हम लोग सरवाइव करते हैं। फिर इनर क्रस्ट होता है, फिर मैंटल होता है, फिर कोर होता है। पढ़ा होगा आप लोग ने। यहाँ पर देखो जो स्टेटमेंट आपका दिया गया, इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, ये बिल्कुल सही है। एक मिनट क्लास, इस प्रश्न को लगाएं। हाँ, देखिए ये बिल्कुल सही है, अलग अलग होती है। हाँ, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच रैपिडी असंबद्धता पाई जाती है, ये गलत है। अगर हम देखेंगे रैपिडी डिसकंटिन्यूटी की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मेंटल में पाई जाती है ना, ये याद रखिएगा। तो ये गलत है, यहाँ पर असत्य ही आपसे पूछा गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा क्लास आप लोग। मैंने आपको बताया सबसे अंदर क्या होता है, कोर होता है, और सबसे आउटर में क्रस्ट होता है। क्रस्ट को भी अगर हम देखेंगे तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जब हम कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पाई जाती है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये अपर और लोअर क्रस्ट के मध्य में होती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब हम मेंटल की बात करते हैं, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, तो यहाँ पर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी की बात याद रखिएगा, तो वो जो है वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य होती है, ठीक है। इसी तरीके से रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य होती है। फिर यूटिनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और आउटर कोर के मध्य, और आउटर कोर और इनर कोर के मध्य क्या है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर आप CM, ठीक है, RGL इसको याद रखिए, बस तब आपको याद रहेगा। सबसे पहले आप बस याद रखिएगा, सबसे अंदर जो होता है वो कोर होता है, उसके बाद मेंटल होता है और क्रस्ट होता है, और हर लेयर जो है वो दो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अगर हम बात करेंगे आउटर कोर और इनर कोर, या अपर कोर और लोअर कोर के बीच में, यहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर के मध्य, तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है। अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, तो यहाँ पर कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी होगा। तो CM याद रखिएगा, CMRGL, ठीक है, CMRGL कहीं पर कोड लिख लीजिए, आप आराम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे नाम थोड़ा अजीब है तो भूल जाएगा, लेकिन कोड याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लास कोड जरूर याद कर लीजिएगा, प्रश्न आपका सही हो जाएगा परीक्षा में, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है? ये मैंने आपसे अपने इन्वायरमेंट इक्वालॉजी की क्लास में कई बार डिस्कस किया है, तो बताइए कौन सा पिरामिड ऐसा है जो कि कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? थोड़ा समय ले लीजिए। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात की गई है, बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके का इकोसिस्टम क्यों ना हो, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा सीधी ही होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा क्लास, ध्यान से देखिएगा। हम जब भी पिरामिड्स की बात करते हैं तो पिरामिड मेनली हम तीन तरीके के पिरामिड्स की बात करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड, ठीक है, फिर पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, जो आपके प्रश्न में पूछा गया था। ये हमेशा याद रखिएगा, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा अपराइट होती है, मतलब यहाँ पर जो पिरामिड है वो आपको हमेशा सीधा मिलेगा, कभी भी उल्टा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे लोअर लेवल है, हम कुछ लेवल्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है सबसे जो पहला ये जो लेवल होता है, ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल जो है ये प्रोड्यूसर्स के लिए होता है। प्रोड्यूसर्स मतलब पादप, जैसे हरे पेड़ पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ग्रीन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक सन बना दूं, सन, तो अगर मैं मान के चलूं सपोज यहाँ पर इस लेवल पे जो एनर्जी मिल रही है वो 100 किलो कैलोरी है, ठीक है, 100 किलो कैलोरी है, या फिर हम मान लें 1000 किलो कैलोरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर, रुको इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हम एक छोटा नंबर लेते हैं।
किलो कैलोरी, आपको पता है ऊर्जा बहुत आ रही है, उसमें से बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं खाली, ध्यान दीजिएगा क्लास, अगर मैं आपसे कहूँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, उनको कितनी ऊर्जा मिल रही है? उनको 1000 ऊर्जा मिल रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उनको 1000 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। तो एक लिंडमैन लॉ होता है, लिंडमैन लॉ में क्या बोला गया है, जितनी भी ऊर्जा इस ट्रॉपिक लेवल में आपकी एब्जॉर्ब होती है, उसकी खाली 10% ऊर्जा जो है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। तो अगर यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा आ रही है तो कितनी कैलोरी ऊर्जा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में पहुंचेगी? बताओ, 1000 का 10% निकालो तो खाली 100 कैलोरी ऊर्जा जो है वो इस ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगी। बाकी जो 90% ऊर्जा है वो हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो जाएगी। मैं फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास करती हूँ कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वही डायरेक्टली सनरेज को कंज्यूम करते हैं। बताओ, मैंने ये पहले के टेस्ट में भी आपको बताया है, अगर हम लोग जादू होते, ठीक है, उस मूवी के कोई मिल गया ना, कोई मिल गया का ना, जिसमें जादू था, जो एलियन था, वो क्या करता था, अपने हाथ को ऐसे लेता था और सूर्य की किरणों को एब्जॉर्व करता था और वही उसका खाना होता था जादू का ना। दिखाते ना, वो एलियन को ले जाता के बहुत ढेर सारी चीजें देता है लेकिन जादू कुछ नहीं खाता है, लेकिन जैसे धूप निकल आती है जादू खुश हो जाता है क्योंकि वही धूप उसका खाना होती है। लेकिन हमारे और आपका खाना धूप नहीं है। हमें और आपको धूप से विटामिन डी तो मिलेगा लेकिन भोजन नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो धूप में ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं सनरेज की अपने भोजन के निर्माण के लिए वो हरे पेड़ पौधे हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन एब्जॉर्ब करेंगे? जो कि पादप हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि अपने भोजन का खुद निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, उपभोक्ता आते हैं ना, जो कि या तो हो सकता है वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। ठीक है, और उसके पहले भी अगर हम देखेंगे फूड चेन में तो ग्रास होपर जो कि घास फूस खा रहे हैं, गाय हो गई जो कि घास फूस खा रही हैं, तो ये लोग भी क्या है? कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो बेस पे मिलेगी। ठीक है, और उसकी खाली 10% ऊर्जा जो है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे आपकी ट्रांसफर होगी। बाकी 90% ऊर्जा जो है वो हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो जाएगी और जितना यहाँ पे आपके पहुंच रहा है उसका भी खाली 10%। तो यहाँ पर खाली 10 कैलोरीज ऊर्जा बचेगी। ये याद रखिएगा, परीक्षा में अगर कभी भी आपसे पूछा कि जो एनर्जी पिरामिड है वो हमेशा सीधे होता है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रही हूं, क्योंकि जो भी ऊर्जा पहले ट्रॉपिक लेवल पे मिलती है उसकी खाली 90% ऊर्जा दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। ये सही है कि गलत? बताओ। ये गलत है। क्यों? क्योंकि खाली 10% एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। बाकी 90% जो ऊर्जा होती है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो डिसिपिएट हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एनर्जी पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। ये लिंडमैन लॉ भी है, ये याद रखिएगा। चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो ये सीधा भी हो सकता है और ये उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करते हैं, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की हम बात कर रहे हैं, हम लैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ग्रीन ट्री हैं उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अब एक एक घास को गिनने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि अपना भोजन का निर्माण खुद कर रहे हैं, वो बहुत ढेर सारे संख्या में हैं। अब इन पर जो डिपेंडेंट एनिमल्स हैं जैसे ग्रास होपर जो कि घास को खा रहा है, टिड्डा घास को खा रहा है, जो हम कहें कि काऊ हो गए, डियर हो गए जो कि घास को खा रहे हैं, उनकी संख्या इन घासों से कम है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस टिड्डे को, इस ग्रास होपर को अगर कोई मेढक खा रहा है तो उसकी संख्या इन ग्रास होपर से कम होगी।
यहाँ पर आप एक फूड चेन पढ़ते हो ना, सबसे पहले हम कह दे ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ओपर खा रहा है, ग्रास ओपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, ठीक है, सांप खा रहा है, और सांप को कौन खा रहा है, ईगल खा रही है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे संख्या, तो संख्या घटती जा रही है, इसी वजह से जो पिरामिड है वो आपका सीधा होगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो उल्टा भी हो सकता है। अब पूछोगे कैसे उल्टा हो सकता है, ये भी दिमाग में आएगा कि मैम कैसे उल्टा हो सकता है। तो हम एक पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेड़ है, मैंने आपको बताया है पारिस्थितिक तंत्र जो है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अगर मैं एक मुट्ठी चीनी ले लूं और उस चीनी को खाने के लिए कई चींटियां यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि जैविक और अजैविक घटक दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। जैविक घटक में चींटियां हो गई और कीड़े मकोड़े हो गए, और साथ ही साथ जो चीनी है वो अजैविक घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम का निर्माण हो गया। अब पेड़ को अगर हम एक इकोसिस्टम ले तो बताओ यहाँ पर कितने पादप हैं, यहाँ पर कितना पेड़ है, खाली एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ पर बहुत ढेर सारे, हम कहें 3 ग्रास होपर हैं, ठीक है। इस ग्रास होपर को खाने के लिए अलग अलग जगह से चिड़िया आ रही हैं, तो चिड़िया हम कह सकते हैं 10, 12, 13 कितनी भी चिड़िया आ रही हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर वो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्री है, जो पादप है वो खाली एक है। अब इस पे जो डिपेंडेंट एनिमल्स है उनकी संख्या आपको बढ़ती हुई मिलेगी। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बायोमास के पिरामिड की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है सबसे पहले कि बायोमास है क्या। समझिए, बायोमास जो होता है ना वो ड्राई वेट होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है इसमें ब्लड है, वाटर है और फिर मास भी है ना। तो अगर ह्यूमन बॉडी का बायोमास निकालना है तो ब्लड जो भी लिक्विड कंटेंट है उसको हटा दो, और जो खाली ड्राई वेट बचा हुआ है मतलब सूखा हुआ, वो उसका बायोमास होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अब जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। सीधा किस केस में होगा? जब हम बात कर लें स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मैम उल्टा कहां पर होगा, बताइए। बायोमास का जो पिरामिड है वो उल्टा कहां पर होगा? तो ध्यान से देखिएगा क्लास, यहां पर मैं आपको बताती हूं कि ये उल्टा कहां पर होगा। ये उल्टा एक्वेटिक इकोसिस्टम में होगा। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जानते हो ना, प्लैंक्टॉन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात हम कर रहे हैं, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की हम बात कर रहे हैं। और फाइटो है मतलब प्लांट, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अगर उनके नंबर्स को तुम देखोगे तो करोड़ों की संख्या में पानी में वो मौजूद हैं। लेकिन अभी हम इनके अगर ड्राई मास को निकालेंगे, ड्राई वेट को, मतलब हम उनको सूखे हुए उसके वेट को निकाल रहे हैं, तो आपको ये बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो वो बहुत कम मिलेगा। अब जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनके ड्राई वेट को निकालोगे तो वो उससे ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर आप थोड़ी लार्ज फिशेस को निकालोगे उनके ड्राई मास को, तो वो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। और अगर तुम्हारे सामने एक वेल आ गई या शार्क आ गई और उसके ड्राई मास को आप निकालोगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब सोचो, एक वेल आ गई, शार्क आ गई, उसका जो बायोमास है, जो ड्राई वेट है, वो छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स हैं उनसे तो कई ज़्यादा होगा ना। इसी वजह से हम देखते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होगा कहीं पर भी तो मुझे बताइएगा जरूर क्लास, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखो, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात हुई है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की। तो एनबीए एक संवैधानिक निकाय है। अब प्रश्न बड़ा है तो आप लोग डर गए होंगे। डरे? नहीं डरे। मैं सुनना चाहती हूँ कि मैम नहीं डरे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चल के 1-2 लाइव क्लास लेंगे तब आप लोग से क्या होगा, कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की, और 3 स्टेटमेंट दे दिया है। दिमाग में आएगा अरे अभी तो पढ़ा ही नहीं है, कैसे पेपर में करें। लेकिन मैंने आपसे हमेशा मैं एक बात कहूँगी, जब भी प्रश्न लेंदी है तो मतलब प्रश्न आसान है, ये सोच के चलो।
तो चलो, एनबीए एक संवैधानिक निकाय है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दिया गया है। हमने कहीं पर भी भारतीय संविधान में एनबीए के बारे में पढ़ा है? सोचो थोड़ा, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में। देखो एग्जाम में ऐसे ही आप सोचते हो, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके आप आंसर को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हो, इसीलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना जरूरी होता है। तो अगर आपने भारतीय संविधान को थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हमने एनबीए को कहीं पर भी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं पढ़ा है। तो मतलब ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, एनबीए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि एनबीए का जो मुख्यालय है ना वो चेन्नई में है। फिर लद्दाख में तुंगक्यो गदो और उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन 2002 में 2002 के जैविक विविधता अधिनियम के तहत जैव विविधता विरासत स्थल है। यहां पर क्या बोला गया है, अगर हम देखें कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, 2 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से एक लद्दाख में है और दूसरा उड़ीसा के गुप्तेश्वर मंदिर की बात, यहाँ गुप्तेश्वर वन की बात यहाँ पर की गई है। तो बताइए क्या ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है? तो ये सही है आपका। पहला गलत है, दूसरा गलत है। यहाँ पर केवल उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक ही सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक मिनट, यहाँ पर इनमें से कोई सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास। ओ देखिए, यहाँ पर गलती क्या की गई है, ये ध्यान दीजिएगा आप। एक मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पर गलती ये की गई है कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन की बात यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम गुप्तेश्वर फोर्ट के बगल में गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल, उड़ीसा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हैज बीन कलेक्टेड एज अ 4th बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और सिक्किम का जो लेक है ये कहाँ पर है? ये जो दिया गया है आपको, टुंग्क्यो गोदो, ये जो है वो लद्दाख में नहीं, वो सिक्किम में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस वजह से ये भी ऑप्शन आपका गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? अब मैं आप लोगों को सही करवाने गई थी, खुद ही ध्यान नहीं दिया। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न लेंदी था, लेकिन आप फर्स्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, और ये जो है तुंगक्यो गदो जो है वो कहाँ पर है? वो लद्दाख में नहीं, ये सिक्किम में है। और गुप्तेश्वर वन जो है वो उड़ीसा में है। इस वजह से ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए और उत्तर क्या हो गया? कोई नहीं। ठीक है, डी सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब हम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के जैविक विविधता अधिनियम द्वारा, आपको पता है ना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? 2002 में आया है। पूछा जाता है परीक्षा में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? 2002 में आया है। और बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ये दोनों प्रश्न पूछा जा गया है परीक्षा में, को लागू करने के लिए ली गई थी। ठीक है, इसके थ्रू। और एनबीए का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, ये बात याद रखिएगा। तो इतनी चीजें क्लियर ना क्लास? चलो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी स्पेसिफिक प्रश्न में, तो आप मुझे उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा मैम इस उत्तर में मुझे दिक्कत है, या फिर इस प्रश्न में मुझे दिक्कत है, कि या फिर इस एक्सप्लेनेशन में मुझे दिक्कत है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। टर्शरी क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनने हैं। ठीक है, टर्शरी ऑर्डर के रॉक्स की बात हमने की है, तो बताइए ये चट्टानें दक्कन के पठार में पाई जाती है, दिया गया है। इस क्रम की चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयले के निष्पेक्ष पाए जाते हैं, तो बताइए क्या सही उत्तर होगा। टर्शरी जो रॉक्स होती हैं वो आपको मिलती हैं डेक्कन प्लेटू में, और लो लेवल कोल डिपॉजिट आर फाउंड इन
रॉक ऑफ डिसऑर्डर। तो क्या सही है? अगर हम टर्शरी रॉक्स की बात करें तो टर्शरी रॉक्स जो हैं वो मुख्यतः हमें हिमालयन रीजन में मिलती है। हाँ, इस रीजन में अगर हम देखेंगे जो कोल कंटेंट है वो बहुत ही लो लेवल का है, ये आपका सही है। लेकिन ये गलत है, दक्कन के पठार में इस तरीके की रॉक्स नहीं मिलती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर केवल 2 हो जाएगा। नहीं, फॉल्स पूछा है, ध्यान दीजिएगा, फॉल्स पूछा है, इसी वजह से उत्तर ए होगा। ठीक है, क्योंकि पहला आपका गलत है। टर्शरी रॉक्स जो हैं वो मुख्यतः हमें हिमालयन रीजन में प्राप्त होती है। तो गलत कौन सा है? केवल एक। अब यहाँ पर क्लास थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको। ध्यान दीजिएगा क्लास, आपको पता है अगर हम देखें तो ये ग्रेट हिमालयन रीजन है जहां पर एक लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पर एक लिखा है ये कौन सा रीजन है? ग्रेट हिमालयन रीजन है। दूसरा हम देखेंगे तो मिडिल हिमालयन रीजन, फिर तीसरा हम देखेंगे तो ये शिवालिक रेंज हो गई। ठीक है, और इधर से मैदान वाला रीजन स्टार्ट हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इस रीजन को हम कवर कर रहे हैं, हिमालयन रीजन को हम कवर कर रहे हैं। जब हम टर्शरी चट्टानों की बात करते हैं, तृतीय काल की चट्टानों की हम बात करते हैं, तो ये आपको पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन इतने प्रकार की मिलती हैं, जिसमें से आपके परीक्षा में पूछा जाता है ग्रेट हिमालयन रेंज की जो चट्टानें हैं वो कब बनी हैं, तो आप बताएंगे ओलिगोसीन के समय में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन चट्टानें जो हैं वो ओलिगोसीन पीरियड में बनी हैं, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब हम बात करेंगे मायोसीन के बारे में, तो मिडिल हिमालयन रेंज की जो चट्टानें हैं वो मायोसीन पीरियड में बनी हैं, मिडिल हिमालयन। ठीक है, और जब हम बात करेंगे यहां पर प्लेइयोसीन के बारे में, एक मिनट, यहां ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम बात करेंगे प्लियोसीन के बारे में तो जो शिवालिक रेंज है उनकी चट्टानें प्लियोसीन रीजन में बनी हैं। तो याद रखिएगा जो तृतीय काल की चट्टानें हैं वो मुख्यतः हमें हिमालयन रीजन में मिलती हैं। इसमें से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है ओलिगोसीन की जो चट्टानें हैं वो हमें किस रीजन में मिलती हैं, तो ग्रेट हिमालयन रेंज की जो चट्टानें हैं वो ओलिगोसीन में किस समय बनी है, उस पीरियड में बनी है। ऐसे प्रश्न पूछेगा, किस पीरियड में बनी है, किस समय बनी है, तो ओलिगोसीन। मिडिल हिमालय मायोसीन। ठीक है, और फिर जब पूछेगा आपसे प्लायोसीन के बारे में तो यहाँ पर शिवालिक रेंज जो है वो प्लायोसीन के समय में बनी है, पीरियड में। चलो अगला प्रश्न देखें, 8वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जब भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? जब एलपीजी अडॉप्ट किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस समय वित्त मंत्री पूछा जाता है तो लोग बता देते हैं मनमोहन सिंह थे। यहाँ पर पूछ लिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था, तो गवर्नर कौन था बताइए? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर.एन. मल्होत्रा, एस. वेंकटरमन या फिर वाई.वी. रेड्डी। तो आपका सही उत्तर जो है वो सी है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जब हम 1992 में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और लाइसेंसिंग की जगह जो पहले लाइसेंस रूल था उसको लिबरलाइज करा, उसको लिबरल करा। ठीक है, पहले कोई भी इंडस्ट्री लगानी रहती थी तो लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस लेने में जो समय लगता था वो बहुत ज़्यादा लगता था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोग लाइसेंस लेने में हिचकिचाते थे क्योंकि पैसे भी देने पड़ते थे, समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन बाद में ये जो रूल्स थे ना उनको लिबरल कर दिया गया, लिबरलाइजेशन हो गया। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको कि इस्टेब्लिश करने के लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जैसे आपके वेपन से रिलेटेड, उन सब से रिलेटेड होती है, तो वो अभी भी एक्सेप्शन में है, अभी भी लाइसेंस लेना पड़ता है उनके लिए। फिर प्राइवेटाइजेशन की बात की गई। ठीक है,
प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, अब चीज़ों को प्राइवेट करने की बात हुई कि अब कोई चाहे तो प्राइवेट भी अपनी कंपनीज लगा सकता है। ग्लोबलाइजेशन, हमने जो इकोनॉमी क्लोज रखी थी उसको ओपन करने की बात की, वैश्वीकरण की बात की, ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया। तो यही याद रखिएगा, इस समय वेंकट रमन जो थे वो कौन थे? वो आरबीआई के गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो थोड़ा समय ले लीजिए आप लोग और उत्तर दीजिए। सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात की गई है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी की बात यहाँ पर की जाती है क्लास। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? निरपेक्ष गरीबी जो है को हेड काउंट विधि से नापा जाता है। दूसरा दिया गया है आपको कि भारत में अगर हम देखें तो गरीबी मापन हेतु सापेक्ष गरीबी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हेड काउंट विधि से मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन भारत में गरीबी मापन हेतु सापेक्ष रिलेटिव पॉवर्टी मेथड का यूज किया जाता है, ये गलत है। रिलेटिव पॉवर्टी मेथड का यूज जो है वो हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज में मुख्यतः करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर खाली सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब भी आपसे बोला जाएगा कि सापेक्ष गरीबी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, जब हम बात करेंगे सापेक्ष गरीबी का, लिखा है यहाँ पर हेड काउंट वो मैंने आपको बता दिया। सापेक्ष, देखिए सापेक्ष गरीबी तब मौजूद होती है जब किसी विशेष देश में घरेलू आय औसत आय से कम होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विकसित जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर किया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रधान उधार दर प्राइम लेंडिंग रेट के स्थान पर किस वर्ष आधार दर की शुरुआत की गई? 1999 में, 1984 में, 2003 में या फिर 2010 में? तो बताइए सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? प्राइम लेंडिंग रेट की बात की गई है, उसकी जगह बेस रेट की कब बात की गई? तो ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर जो लेंडिंग रेट होता था पहले, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे कोई बैंक है, ठीक है, बैंक के पास एक ऐसा कस्टमर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर आ रहा है जो कि बहुत रिच है, और एक ऐसा कस्टमर आ रहा है जो कि पुअर है, गरीब है थोड़ा सा। तो बैंक किसको लोन देना चाहेगी? आप बताइए, एक रिच कस्टमर को कि या फिर गरीब कस्टमर को? अगर आप बैंक हैं, अब यहाँ पर मानवता मत लेके आइएगा, ह्यूमैनिटी, आप बैंक की तरह सोचिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मुझे उत्तर देना बिना मानवता के कि अगर दो कस्टमर आपके पास आए हैं, एक ऐसा कस्टमर है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके पास बहुत पैसा है और उसको आप ही के डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, जिसके के लिए उसे करोड़ों का लोन आपकी बैंक से लेना है। दूसरा ऐसा कस्टमर है जो कि मिडिल क्लास से है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, घर बनवा रहा है अपना, उसके लिए आपसे लोन लेने आया है। दोनों आपके ऑफिस के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आप बताइए, पहले आप कस्टमर ए को अपने ऑफिस में बुलाएंगे या कस्टमर बी को ऑफिस में बुलाएंगे? मानवता मत रखिएगा कि मैम जो बी वाला है बेचारा वो बहुत देर से बैठा हुआ है, प्यासा भी है, उसको बुला दे, पानी पिला दे, घर का लोन दे दे, बेचारा घर का लोन भरे। ठीक है, मतलब एक लोन पास कर दे, नहीं ऐसा मत सोचो, एकदम बैंक की तरह सोचो अभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हम कस्टमर ए को पहले अपने केबिन में बुलाएंगे, क्योंकि बड़ा कस्टमर है, पहले भी लोन दिया है और वापस भी कर चुका है विद इंटरेस्ट, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो वो लोन लेगा वो एक बड़े अमाउंट का लेगा और उसे वापस भी कर देगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब समझो, ये कस्टमर जो रिच है, रिच है, वो आपके केबिन में आए, इन्होंने कहा कि मुझे 2 करोड़ का लोन आपके बैंक से लेना है और अपनी इंडस्ट्री यहीं पे एस्टैब्लिश करनी है। तो बताइए आप कितने इंटरेस्ट पे मुझे लोन देंगे? आपने कहा सर हम 7% इंटरेस्ट जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उस कस्टमर ने आपसे कहा देखिए जो बगल वाला बैंक है ना,
वो हमसे खाली 5% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहा है, और वहाँ से भी हम 2 करोड़ की ही डिमांड करके आए हैं। अब हम आपके बैंक से कई बार लोन ले चुके हैं, हमारे और आपकी एक रिश्तेदारी हो चुकी है समझ लीजिए, इसी वजह से हम आपके पास आए, नहीं तो 5% पे ही हम क्या करते, लोन ले लेते। अब बैंक मैनेजर जो बैठा था उसने वो तो हड़बड़ा गया, उसने कहा भाई 2 करोड़ का लोन ये दूसरे बैंक से ब्रांच में चला जाएगा, दूसरे बैंक में चला जाएगा, नहीं, तो कहेगा ठीक है। बैंक मैनेजर ने क्या कहा, ठीक है सर, ना आपका ना मेरा, हम आपसे 4.9 लीजिए, हम और भी कम कर दे रहे हैं, आप 3 करोड़ लोन ले लीजिए, हम आपसे 4.9 इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर जो उनका प्राइम लेंडर था बैंक का, जो एक रिच कस्टमर था, जब उसने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर रहे हैं उस इंटरेस्ट रेट से कम चार्ज करिए मुझे, अगर आप 7% चार्ज करते तो आप मुझसे 5% चार्ज करिए, क्योंकि बगल वाले बैंक भी मुझे 5% पे दे रहे हैं, तो तभी मैं आपके यहाँ से लोन लूंगा। और आपने देखा कस्टमर जो है वो मोटा है, रिच है, ठीक है, और वो 2 करोड़ लेगा तो वापस भी कर देगा विद इंटरेस्ट। आपने कहा ठीक है, मैं 5% या 4.9 ही आपसे चार्ज करूंगा, आप अच्छे हैं, आपने कहा घर की बात है तो इसी वजह से घर की बात है। तो ये क्या था, ये आपका प्राइम लेंडिंग रेट, यहाँ पर बैंक ने खुद ही क्या किया, इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन कर दिया। अब यहीं पर बेचारा दूसरा वाला कस्टमर जब उसके पास पहुंचा और उसने आपसे पूछा सर हाउस लोन लेना है, तो आपने कहा 7% 8% है, उसने कहा बगल वाला जो है वो तो हमको 5% में दे रहा, तो आप कहेंगे जाओ उसी के यहाँ से ले लो, क्योंकि आपको पता थोड़ा सा ही लोन उसको लेना है। तो यहाँ पर बैंक क्या करती थी, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, जो उनके अच्छे कस्टमर होते थे उनको कम इंटरेस्ट पे लोन दे देती थी, ठीक है, जैसा कस्टमर उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती थी। तो इससे क्या होता था, कुछ बैंक को तो प्रॉफिट होते थे, कुछ बैंक लॉस में भी चले जाते थे। तो आरबीआई ने जब इसको देखा सेंट्रल बैंक ने, तो उन्होंने सारे बैंकों को आदेश दिया कि एक काम करो, तुम सब एक बेस डिसाइड करो कि हम इस लोन पे इतने से कम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अगर सारे बैंक ने डिसाइड किया है कि खाली 7% इंटरेस्ट लिया जाएगा होम लोन पे, तो कोई भी बैंक उसको 6% नहीं करेगा, एक बेस सबके सब डिसाइड करो। तो आरबीआई ने ये बोला, तो उसके बाद आपका आया बेस रेट, लेंडिंग रेट, जहां पर सारे बैंकों ने एक बेस डिसाइड किया। लेकिन फिर आप और पढ़ोगे तो आप देखोगे ये भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। सारे बैंकों ने एक बेस तो डिसाइड कर लिया, लेकिन वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में अच्छे से और बताऊंगी कि अब क्या होता है। अब तो आपको पता है कि आप अपने मन से जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन होती है उसके लिए। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को तो 2003 में लाया गया था। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, 2010 में लाया गया था, ध्यान दीजिएगा क्लास, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है बेस रेट वाला, ये 2010 में लाया गया था। ये है आपका बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया गया कि अब इससे नीचे कोई भी बैंक नहीं चार्ज करेगा। तो देखिए, प्रधान उधार दर वह ब्याज दर था जिस पर वाणिज्य बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते थे। मतलब अगर उनको पता था उनका जो ग्राहक है वो आपका रिलायबल है, एक रिच है जो कि दे देगा वापस, तो अपने अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट को चार्ज करते थे। इस प्रकार के ऋणों में जोखिम बहुत ही कम होता था, ठीक है। प्रधान उधार दर को ही बेंचमार्क प्रधान उधार दर कहा गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएलआर उधार दर प्रणाली के स्थान पर 2010 से उधार दर प्रणाली को लागू किया। ये याद रखिएगा, आधार दर जो है, जो अब हम बात करें बेस, एक बेस डिसाइड कर दिया गया। तो दर वह ब्याज दर है जिसमें कम दर पर कोई भी अनुसूचित जो बैंक है अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना, 2010 में एक गाइडलाइन जारी कर दिया आरबीआई कि अब जो हमने एक बेस जो डिसाइड कर लिया है उसके नीचे कोई भी जो बैंक है वो ऋण नहीं देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अब अगला देखते हैं, 11वां प्रश्न। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पुष्पक का अर्थ क्या है? तो बताइए, हम लोग देखें स्पेस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पुष्पक का अर्थ क्या है? एक सुदूर संवेदन उपग्रह, चंद्रयान 3 पर एक रोवर,
एक साउंडिंग रॉकेट या एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान? तो बताइए क्या है ये, बताइए क्लास। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, या फिर रोवर है चंद्रयान 3 पर, या फिर साउंडिंग रॉकेट है, या फिर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है? तो ये न्यूज में आपके रहते हैं, ये एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। डी आपका सही उत्तर है। 12वां प्रश्न हम देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। समय ले लीजिए आप लोग, बड़ा प्रश्न है। संसद को राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। दूसरा है, संविधान के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो बताइए 12वें का सही उत्तर आपका क्या होगा यहां पर? तो ध्यान दीजिएगा, जो पार्लियामेंट है, इंग्लिश में बताती हूँ, जो पार्लियामेंट है, हाँ, हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ये पावर पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो संसद है, राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ये प्रश्न आपका डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है ये कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इसकी पावर किसके पास हो सकती है? तो संसद के पास हो सकती है, पार्लियामेंट के पास। दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द वैलिडिटी ऑफ सच लॉ related to delimitation of constituency shall not be called in question in any court। अगर कोई भी कोर्ट इसकी जांच करना चाहे या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उनके पास ये अधिकार नहीं होता है। संविधान के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या किसी न्यायालय में इसके प्रश्नगत किया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यहाँ पर कैग की रिपोर्ट की बात की गई है और बोला गया है कौन सी कमिटी ऐसी है जो कि कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करती है। जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, उससे कौन एग्जामिन करती है बोलना चाहिए, ठीक है। तो कौन चेक करती, कौन एग्जामिन करती है कैग की ऑडिट रिपोर्ट को? तो बताइए, इसमें लोक लेखा समिति का काम होता है, एस्टिमेट कमेटी का नहीं। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि एस्टिमेट कमेटी में मेंबर्स कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। जो 30 मेंबर्स होते हैं वो सारे लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं, प्राक्कलन कमेटी, ये एस्टिमेट, सॉरी ये प्राक्कलन कमेटी एस्टिमेट कमेटी हो गई ना। लोक लेखा समिति की जब हम बात करते तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई। हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो कैग की रिपोर्ट को, ठीक है, एग्जामिन करती है। ये आपका सही है पहला वाला। प्राक्कलन कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो 30 होते हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकसभा से बिलोंग करते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये है ये नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखिए, सरकारी आश्वासनों पर समिति, ठीक है, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, और फिर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। तो यहाँ पर प्राक्कलन कमेटी तो नहीं है, तो दो जहाँ जहाँ उसको हटा दो, ठीक है, एक होगा, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। अब सरकारी आश्वासनों पर समिति ये इसमें शामिल नहीं होती है, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति जो है वो इसमें शामिल होती है। तो उत्तर क्या होगा? बी होगा। तो परीक्षा में कभी भी अगर आपसे पूछे जो कैग है, जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, उसको एग्जामिन कौन करता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन कर सकती है और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो 14 प्रश्न को देखिए। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किससे रिलेटेड है बताओ? फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, वित्तीय आयोग से।
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लिश से थोड़ा हट जाओ ताकि आप लोग भी पढ़ लीजिए। भारत के संविधान के अनुसार वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे। दूसरा है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी कमीशन है, जैसे हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो इसकी जो एडवाइस है, ठीक है, वो बाध्यकारी नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा, वो बाइंडिंग नहीं है जो भी एडवाइसेस होती हैं। और भारत के संविधान के अनुसार अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो उसमें एक अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? दोनों ही बिल्कुल सही है, या ये याद रखिएगा। एक मिनट क्लास, ये देखिए, ये यहाँ पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान कर सकते हैं? राज्यसभा इलेक्शन की बात यहाँ पर की गई है, ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो बताइए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, या फिर डी, राज्य विधानसभा और राज्यसभा राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। तो यहाँ पर राज्यसभा मेंबर्स की बात हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कि कहाँ के होंगे? बताइए, जो कि विधान सभा के होंगे। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ दिया? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचार में शब्द विवरण देखते हैं। एरावत जो है, एरावत क्या है? इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। लॉकबिट रैनसमवेयर है। JT60 SA एस्ट्रॉयड है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे लॉकबिट जो है वो रैनसमवेयर है। ठीक है, रेयावत जो है भारत का तेज कंप्यूटर है, ये भी सही है, लेकिन JT6SA जो है वो एस्ट्रॉयड नहीं है। तो उत्तर आपका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित पूछा गया है? यहाँ पर देखिए ए सही है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर JT60 SA, ये जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है, वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 प्रश्न को ध्यान से देखिए क्लास। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पर की गई है, ध्यान से पढ़िए। राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन, उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगने और उसका आनंद लेने का अधिकार है। दूसरा दिया गया है राष्ट्रीयता का अधिकार, सार्वभौमिक बुनियादी आय का अधिकार, और आखिरी दिया गया है दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, इनमें से कौन सा अधिकार जो है वो सार्वभौमिक, ये मानवता अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानव अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगने और उसका आनंद लेने का अधिकार ये सही है। ठीक है, आप शरण मांग सकते हैं। राष्ट्रीयता का अधिकार आप मांग सकते हैं, सार्वभौमिक बुनियादी आय का अधिकार नहीं। आप बुनियादी आय आप कैसे कह सकते हैं? राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं, जो जैसा काम करेगा उसको इनकम उसी तरीके से बात मिल रही है ना। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेशनल इनकम की बात नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर होगा।
दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं था, तो ध्यान दीजिए सी आपका सही नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे दीवानी मामलों से निपटते हैं लेकिन आपराधिक मामलों से नहीं। ठीक है, दे डील विद द सिविल केसेस बट नॉट द क्रिमिनल केसेस दिया है। वे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से बंधे हैं। दे आर बाउंडेड बाय द रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ग्राम न्यायालय की बात की गई है क्लास, ध्यान से पढ़िएगा। बताइए ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? सिविल केसेस से खाली ये डील करते हैं क्या, बताओ? या फिर हम कह सकते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों होते हैं यहाँ पर? हाँ बताइए, ग्राम न्यायालय की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खाली आपके सिविल केसेस नहीं, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस हो सकते हैं। और दूसरा जो दिया गया है, वे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब मुझे बताओ, जब हम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस लिस्ट में है? यूनियन लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है? राज्य सूची में है ना पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ग्राम न्यायालय की बात करेंगे तो इनको स्टैब्लिश करने का अधिकार संसद के पास नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साक्ष्यों के नियम से बंधे होते नहीं, ये नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे अपना डिसीजन देते हैं। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए क्लास, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला वाला सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्राम न्यायालय को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है न्यायालय माना जाता है जिसके पास गांव स्तर पर छोटे मोटे विवादों को निपटाने के लिए सिविल और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल छोटे मोटे जो केसेस होते हैं दोनों में न्याय दे सकता है वो। दूसरा वाला क्यों गलत था? क्योंकि पार्लियामेंट नहीं इसे स्टैब्लिश करती है, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट से परामर्श करके राज्य सरकार जो है ग्राम न्यायालयों की स्थापना करती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वाला क्यों नहीं सही था? मैंने आपको बताया, इसे गवर्न 1872 के अधिनियम के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि नेचुरल राइट, प्राकृतिक जो आपके जो न्याय है, नेचुरल जस्टिस, उसके बेसिस पे इसे ये चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्राम न्यायालय शैल नॉट बी बाउंडेड बाय द रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस कोड 1872 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, चलो अगला हम देखें 19वां। ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसी राज्य के राज्यपाल को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। तो बताइए, किसी राज्य का राज्यपाल, हम 5वीं अनुसूची की बात करें, ये भी ध्यान दीजिएगा, हम 6वीं अनुसूची की बात नहीं कर रहे हैं, हम 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में अगर किसी राज्य के राज्यपाल को किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार होता है क्या? नहीं, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो ये गलत हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। तो बताइए, ये सही है कि गलत? The President is empowered to direct that any particular act of Parliament or the state legislature does not apply to the scheduled area। बताइए, ये आपका सही है कि गलत? तो यहाँ पर आप देखिए क्लास, जब भी हम बात करेंगे या तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। पहला आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम शेड्यूल एरिया की बात करेंगे, हम 5th शेड्यूल की बात करेंगे, तो 5th शेड्यूल की अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो डिक्लेयर करे किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है,
वो शेड्यूल एरिया किसी भी एयर को डिक्लेयर कर सकता है, साथ ही साथ किसी एरिया को बढ़ा सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। जो शेड्यूल एरिया है उसको बढ़ा भी सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है। ये सब अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ दिया गया था, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरिया, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि गवर्नर हैज द पावर, ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल एरिया और अ पार्ट, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास रहती है? 5th शेड्यूल में हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर भी कर सकता है, शेड्यूल एरिया की बाउंड्री में चेंजेस भी कर सकता है। और गवर्नर जो है वो पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा जो लॉज हैं, ये ध्यान दीजिएगा, दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो कहे कि ये जो एक्ट्स हैं वो इस एरिया में नहीं लगेगा, अप्लाई नहीं होगा, ये पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा राज्यपाल निर्धारित मतलब डिक्लेयर कर सकता है। चलो अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्लास। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। वीटो पावर की बात की गई है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है तो वह राज्यपाल को इसे राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस करने का निर्देश दे सकता है, ठीक है। चलो दूसरा है, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। तो आपको बताना है दोनों में से सही उत्तर क्या है। क्लास पढ़ लो इंग्लिश में भी, इसीलिए मैं स्लाइड से हट गई हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें। तो यहां पर करेक्ट कौन सा है आपको मुझे ये बताना है, बताइए। दोनों सही है कि एक गलत है, एक सही है? तो देखिए यहां पर देखिए, कोई भी नॉन मनी बिल है, कौन सा बिल दिया गया है? गैर धन विधेयक है कोई, ठीक है। तो हाँ, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, किया जा सकता है, तो वह राज्यपाल को इस राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस करने का निर्देश दे सकता है। अब कोई गवर्नर है, ठीक है, वो चाहता है कि इस बिल पर वो डिसीजन ना दे और ये बिल जो है वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाए, तो वो ऐसा कर सकता है। उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। अब राष्ट्रपति के पास जब वो बिल पहुंचा तो राष्ट्रपति ने गवर्नर से कहा कि अभी मैं अपना एसेंट नहीं दूंगा, आप इस बिल को पुनः लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाइए और उनसे कहिए क्या करे, पुनर्विचार करे इस पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो जो बिल है वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, वो एक गैर धन विधेयक होना चाहिए। तभी राष्ट्रपति उसको राज्यपाल को कह सकता है कि इसे विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस करो, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं होती है, ये भी सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी नहीं होती है, साथ ही साथ जो संविधान संशोधन बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं है, ठीक है, संयुक्त बैठक का भी प्रोविजन नहीं है। तो अगर दोनों हाउसेज ने पारित किया तो सही है, नहीं तो वो आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो इसको आप लोग एक बार सुन लीजिए। देखिए, जब भी हम बात करेंगे नेशनल पार्क की, तो आप देखते होंगे कि नेशनल पार्क में मुख्यतः एक स्पेसिफिक जानवरों से रिलेटेड होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम असम में जाएंगे, काजीरंगा, औरंग, मानस नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो वहाँ पर हमें मुख्यतः काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा दिखेगा। तो दिया रहता है कि एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा फेमस है, ठीक है।
इसी तरीके से जब गिर नेशनल पार्क की बात करेंगे गुजरात में, तो वहां पे एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। ठीक है क्लास। ऐसे ही हम जब अलग अलग नेशनल पार्क को देखेंगे तो वो मुख्यतः किसी किसी एनिमल के लिए फेमस होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। और मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन होता है। लेकिन जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम पूरे इकोसिस्टम को रिजर्व करने की बात करते हैं, संरक्षित करने की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः वो एक एनिमल से या फिर दो एनिमल से रिलेटेड होता है राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट संरक्षण देने की बात होती है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस प्रोग्राम के अंडर आता है? मैप प्रोग्राम के, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि किसका है? यूनेस्को का है। याद रखिएगा ये चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर जो इनकी बाउंड्रीज होती हैं नेशनल पार्क की, कि कितनी बाउंड्री होगी नेशनल पार्क की, वो लेजिस्लेशन के थ्रू डिसाइड होती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु, यहाँ पर भी सब पे फोकस किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्री होती है ना, वो स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे होती है, लेकिन नेशनल पार्क की जो बाउंड्री होती है ना, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इसको लेजिस्लेशन द्वारा फिक्स किया जाता है। लेकिन आप देखते हो कि एक नेशनल पार्क है, उसमें एक दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसकी जो बाउंड्री है उसमें वेरिएशन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री की बात हम करेंगे तो इनकी भी बाउंड्री फिक्स होती है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेशनल पार्क में देखिए तो बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती है खाली, और जो अगर हम कोर में जाएंगे जैसे जैसे, तो ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल प्रोहिबिट कर दी जाती है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बायोटिक इंटरफेरेंस जो होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो रूल्स हैं नेशनल पार्क में, ठीक है, वो ज़्यादा कठोर हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपैरिजन में। टूरिज्म परमिसिबल होता है, परमिशन होता है, आपको पता है। आप जाते हो तो किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में तो आपको उसमें सफारी में बिठाकर घुमाया जाता है ना, कि चलो बफर जोन में जाओ, घूम लो और देख लो शेर वेर दिख रहा है कि नहीं। अब मैं जब गई थी घूमने नेशनल पार्क में तो क्या हुआ सफारी निकली तो उन्होंने कहा, जो गाइड थे जो उसमें बैठे थे, जो सफारी चला रहे थे, उन्होंने सारे टूरिस्ट को कहा कि आप लोग भी थोड़ा देखते रहिएगा, हो सकता है किसी झाड़ी के पीछे शेर छुपा हो। तो अब जो टूरिस्ट थे, जो लोग थे जो बफर जोन में घूम रहे थे अलग अलग, वो एकदम सतर्क थे कि शेर दिख जाए। तो अब क्या हुआ, नहीं दिख रहा था और दिखा भी नहीं, अंत तक नहीं दिखा। लेकिन अचानक से मुझे एक दो पत्थर रखे तो मुझे लगा शेर बैठा है, और मैंने कहा अरे शेर बैठा है, शेर बैठा। सबकी जितनी सफारी पीछे आई थी सब रुक गई, मेरे पीछे जितनी भी सफारी थी सब रुक गई। अब सब सोच रहे वो शेर, अब इन्होंने पॉइंट किया है तो वो शेर है। लेकिन फिर बाद में पता चला वो शेर नहीं था, दो ईंटा था। वो इमेज ऐसे लग रही थी कि कोई शेर छुप के बैठा है। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि नहीं देख पाई मैं शेर। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग राष्ट्रीय उद्यान गए तो क्या आप लोग शेर वेर देख पाए कि नहीं। ठीक है, अगर गिर नेशनल पार्क गए हो तो एशियाटिक लॉयन देख पाए कि नहीं। अगर यहाँ पे एमपी में अगर गए हो बांधवगढ़ ये सब, तो यहाँ पर आप लोग पन्ना है ना, तो वहाँ पर आप लोग टाइगर देख पाए कि नहीं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलो, तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब नेशनल पार्क में ध्यान देना, ये जो है रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ये थोड़ा लिमिटेड होता है, लैकिंग होता है। लेकिन बायोस्फीयर में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो रिसर्च है ये मैनेज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम संरक्षण की बात करें तो कुछ रिसर्च प्रोसेस यहाँ पर अलाउड होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा क्लास। बस आप ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो वो मुख्यतः एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नेशनल पार्क का गठन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पूरे इकोसिस्टम को रिजर्व करने की बात करते हैं, यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षित करने की बात करते हैं, और ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं उसे लेजिस्लेशन द्वारा फिक्स किया जाता है। नेशनल पार्क में भी जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स रहती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम देखते हैं जो बाउंड्रीज होती हैं वो आपकी फिक्स्ड नहीं होती है, ये याद रखिएगा। चलो, अब बायोस्फीयर में आप सभी को पता है ये सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो कोर होता है। ठीक है,
कोर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खाली मॉनिटरिंग की जाती है, हम और आप कोर एरिया में नहीं जा सकते हैं। हम और आप देखेंगे तो बफर एरिया में घूमेंगे और यहीं पर हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने आपको बताया है कि जो रिसर्च है वो पॉसिबल है, तो रिसर्च यहाँ पर होगी तो आर दिया है, बफर एरिया में रिसर्च की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउ रहता है। ई से अगर हम बात करेंगे तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई है, ठीक है, रिसर्च ट्रेनिंग ये सब चीज़ें बफर जोन में अलाउ रहती है, टूरिज्म यहाँ पर अलाउ रहता है। ह्यूमन सेटलमेंट अगर आप थोड़ा बाहर जाएंगे ट्रांजिशन एरिया में तो ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउ रहता है। तो ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। मैथ के और प्रश्न करने होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अब चीज़ें याद हो रही है कि नहीं ये भी बताना। जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन करेंगे ना, उतना ही हम अपने एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जब हम ना क्लास, तो हमारी हैबिट बनेगी बड़े प्रश्नों को पढ़ने की। अब हमें तो अपनी तैयारी कैसे करनी है, मजबूत तैयारी करनी है। अब परीक्षा में आसान प्रश्न आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट प्रश्नों के लिए भी तैयार रहेंगे। इसीलिए थोड़ा लेंदी प्रश्न मैं आपको देती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग ने छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे थे जो कि पास्ट ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए थे। आगे की क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग नहीं परेशान होंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही थी, जैसे अब हमने 18 टेस्ट कर लिए, ठीक है, तो एक बड़ी सी क्लास बनाएं जिसमें कि हम 100 क्वेश्चंस रखें, ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले सॉल्व कराए हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं जल्दी जल्दी। ये इस पे आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा। जो हमने 18-20 टेस्ट किए हैं उन्हीं के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उनको हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करें, ठीक है। जैसे 100 क्वेश्चंस को एक साथ ले लें, ये काम करा जाए। अगर आप लोग कहेंगे कि मैम करिए, तब आगे की क्लास में ये भी काम करेंगे, उसको रिवीजन रख देंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, रिवीजन रख देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे करके। इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो क्लास प्लीज जाके प्लेलिस्ट में हर लेक्चर को देखें। मैं आपसे कभी नहीं कहती हूँ कि आप मेरे लेक्चर को धीमे धीमे देखें, मैं आपसे कहती हूँ मेरे लेक्चर को आराम से *2 की स्पीड में करके देखो, *1.5 की स्पीड में करके देखो, जिस स्पीड में आप पढ़ पाओ और आपका समय भी बचे उस स्पीड में देखो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन भी करते हुए चलो, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, जो भी प्रश्न हमने पहले डिस्कस किए हैं, क्या इनके हम 100 क्वेश्चन एक साथ लेके एक बड़ा सा सेशन बना के, रिवीजन सेशन बना के आपको देते जाए, ताकि रिवीजन भी होता जाए जो पहले पढ़ा गया है उसका, ठीक है। तो ये मुझे बता दीजिएगा हाँ या ना में, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे पता है मेरे कुछ स्टूडेंट रोज निराश भी होते होंगे, कुछ खुश भी होते होंगे, लेकिन मैं आप लोग से यही कहूँगी, अगर तैयारी में जुटे हुए हो तो एक बार खूब अच्छे से तैयारी कर लो और एकदम सकारात्मक होते हुए, ठीक है, कि मैं क्वालिफाई करूँगा, मैं क्वालिफाई कर लूँगी। और अपने ऊपर विश्वास रखो, सबसे बड़ा विश्वास खुद पर रखो, फिर ईश्वर पे रखो, ठीक है, फिर माता पिता के आशीर्वाद पे, सब पे, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उन पे विश्वास रखो, उनके आशीर्वाद पे, खुद पे विश्वास रखो, और अपने फैकल्टीज़ पे भी विश्वास रखो। हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय हो, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और सकारात्मक रहिए, ठीक है। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।